Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। चैप्टर नंबर 17 टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया को आज हम कंटिन्यू करने के लिए दोस्तों मेक श्योर आपने हमारी फर्स्ट वीडियो देख लियो क्योंकि वहीं से आपका एक अच्छा बेस बन जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में आपको बताऊंगा मेथड ऑफ टैक्सेशन, जिसमें मैं आपको प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और कई सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और आज की क्लास बहुत ही फ्रूटफुल क्लास होने वाली क्योंकि आज आपको बहुत सारी नई नई चीजें जानने को मिलेगी और इवन मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा लूप होल के बारे में कि किस तरह से हमारे इंडियन टैक्सेशन सिस्टम का छोटे छोटे लूप होल्स हैं जिनका फायदा एक एसएससी उठा लेता है। मैं इसके बारे में भी आपको आज बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक काम करता हूं, आप पर थोड़ा सा बेस बना देता हूं। हो सकता है हमारे कुछ ऐसे व्यूअर हो जिन्होंने पिछली क्लास ना लियो, तो उनके लिए थोड़ा सा बस 2 मिनट का मैं आपको पिछली क्लास का रिवीजन लगवा देता हूं। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो टैक्स है इसका जो कॉन्सेप्ट यानी जिसको हम लगान बोलते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमारे ब्रिटिश एरा से जो है वो चलता हुआ आ रहा है। 1857 में ब्रिटिशर ने ये बोला कि आप इस बम को फोड़ोगे, इस बम के ऊपर जो था वो काउ बीफ लगा हुआ था। तो हमारे इंडियन लोगों ने बोला कि काउ बीफ मतलब गाय का मांस लगा और गाय हमारी माता है और गाय को हम अपनी माता की तरह पूजते हैं, हम उसके मांस को अपने मुंह से नहीं लगा सकते और ना हम उनके मांस को खा सकते हैं। तो ऐसे केस में जो ब्रिटिशर लोग हैं वो बहुत ज्यादा चिंतित हो गए। चिंतित क्या हो गए, मतलब उनको ऐसा हर्ट हुआ कि हमारी बात इंडियंस लोग नहीं मान रहे, मतलब ये इतने बड़े हुए कि ये हमें समझाएं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ब्रिटिशर ने क्या किया, इंडियंस को थ्रेट करना शुरू किया। उसी में से एक थे मंगल पांडे। तो मंगल पांडे ने बोला भाई ऐसा है कि ऐसा मत करो, ये चीजें गलत हो रही है। तो ये बात माने नहीं। तो यहाँ पर मंगल पांडे ने विद्रोह स्टार्ट कर दिया और ब्रिटिशर के खिलाफ इन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह करते हुए इनको खूब इनके खजानों में आग वगैरह लगा दी, जिससे कि ब्रिटिशर को ह्यूज लॉस हुआ। अब इस लॉस की रिकवरी के लिए इन्होंने क्या किया, इनके ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिया, यानी इंडियंस के ऊपर टैक्स लगाना यहाँ से शुरू कर दिया। इसके सन 1860 के अंदर सर विलियम जेम्स ने क्या बोला कि भाई ऐसा है कि मैं तो अभी पूरी टैक्स के ऊपर एक बुक लिख रहा हूँ और यही टैक्सेशन सिस्टम इंडिया के अंदर चलेगा। तो यहाँ से कुछ हमारा टैक्सेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ था। अगर हम बात करें मेंडली जो हिस्ट्री हमारी वो ये है, बट अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में टैक्स का मतलब ये होता है, गवर्नमेंट ये कहते हैं कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करने हैं जिसके लिए हमें फंड्स यानी पैसों की कमी पड़ेगी। तो उन पैसों की भरपाई करने के लिए पब्लिक जिन लोगों की हम ये काम कर रहे हैं वही लोग अपनी इनकम का थोड़ा थोड़ा परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो करें, ताकि हम बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक स्कूल, हॉस्पिटल, डैम्स वगैरह यहाँ पर बना पाए। तो हम आपसे एक पर्टिकुलरली एक रेट डिसाइड कर लेंगे और ये रेट आपको देना ही पड़ेगा। यानी जो टैक्स आज की डेट पे, तो हम बोल सकते हैं टैक्स एक ऐसी कंपलसरी पेमेंट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंपोज की जाती है जनरल पब्लिक के ऊपर और ये आपको देनी ही पड़ती है। इसी को बोलते हैं टैक्स। टैक्स हमने 2 पार्ट पढ़े थे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में हमने पढ़ा था जहां पर आप अपने बर्डन ऑफ टैक्स को शिफ्ट नहीं कर सकते हो। इसका मतलब अगर ये आपके ऊपर लगाए तो आप ही को इसको पे करना पड़ेगा, आप अपने बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते। ऐसे टैक्सेशन प्रणाली को हम अपने पास नाम देते हैं डायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स। तो अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो डायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स वेयर द बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इट मींस द इंसिडेंस ऑफ टैक्स आर ड्रॉन बाय द सेम पर्सन, इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। जबकि दूसरी तरफ जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो ये बोलता है कि मैं क्या हूं, मैं डायरेक्ट टैक्स का जस्ट अपोजिट हूं। मेरे पर क्या है कि जिस चीज के ऊपर आप बर्डन ऑफ टैक्स लगाते हो वो अपने इस बर्डन को शिफ्ट कर सकता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यानी जिस पर आपने टैक्स लगाया वो बियर ना करके कोई दूसरा व्यक्ति उस चीज को क्या करेगा, बियर करेगा। यानी यहां पर आप अपने बर्डन ऑफ टैक्स को शिफ्ट कर सकते हो वन पर्सन टू अनदर पर्सन और इसको हम बोलते हैं अपने पास इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इतनी बात क्लियर होगी, ये मैंने आपको छोटी सी रिवीजन करा दी। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ टैक्सेशन की कि हमारे टैक्सेशन के अंदर कितने कितने मेथड्स होते हैं। तो चलिए बात करते हैं मेथड ऑफ टैक्सेशन की। एक मिनट दोस्तों, मैं थोड़ा इसका बेस अच्छा बना देता हूं। चलिए अब आपको एक एक चीज समझाऊंगा और बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या हमारा, मेथड्स ऑफ टैक्सेशन की। जो टैक्सेशन है उसके कौन कौन से हमारे पास मेथड होते हैं। ठीक है, चलिए मेथड की बात करते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये 3 मेथड होते हैं। वैसे 2 लिखे होंगे किताबों में, लेकिन ब्रॉडली ये 3 ही होते हैं। ठीक है, बट हम पढ़ते टाइम 2 ही चीजों को पढ़ते हैं क्योंकि 2 ही काम आते हैं, तीसरा दुनिया में काम ही नहीं आता। ठीक है, एक को हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। दूसरे को बोलते हैं रिग्रेसिव। दूसरे को क्या बोलते हैं, रिग्रेसिव टैक्सेशन। क्या बोलते हैं, रिग्रेसिव टैक्सेशन। और थर्ड को बोलते हैं प्रपोर्शनेट या प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। तो ये हमारे पास 3 टाइप की जो प्रणाली होती है वो यहां पर पाई जाती है। क्या क्या, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, रिग्रेसिव टैक्सेशन और प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। मैं आपको एक एक करके पढ़ाता हूं क्या चीजें होती हैं। देखो क्या होता है कि अगर, अच्छा एक बात बताओ, आप किसी डॉग को जब देखते हो यानी कुत्ते को देखते हो, जब वो भौंक रहा होता है और आप उसे छेड़ दो जाके, तो वो क्या करेगा,
आपको प्यार से चाटेगा थोड़ी, वो तो आपको काट लेगा। यानी आप नहीं बोलते भाई ये कुत्ता बड़ा खतरनाक है, खतरनाक टाइप का है, यानी ये बड़ा अग्रेसिव है। ऐसे भाई बहन नहीं होते, छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन होते, एकदम से कुछ कर दो, थोड़ा हल्का सा छेड़ दो, ऐसे रोएंगे जैसे भाई साहब इनका सर्वर फोड़ दिया, रोते बड़ी तेज है ताकि हमारी मार पड़ जाए, यानी बड़े अग्रेसिव लोग हैं। तो मम्मी एकदम से आती है ना कि किसने मारा मेरे बेटे को, किसने मारे मेरे बेटे को, छोटी बेटी है तुमने कैसे मार दिया, और धूम धड़ाक हमें मारने जाते हैं। मम्मी बड़ी अग्रेसिव हो जाती है। अग्रेसिव का मतलब होता है गुस्सैल। तो अग्रेसिव से ही वर्ड बना है रिग्रेसिव। मैं आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, अग्रेसिव से क्या बना है रिग्रेसिव, यानी गुस्से वाला टैक्स है। गुस्से वाला टैक्स का मतलब है ये ना तो रिच को छोड़ता है और ना ही ये पुअर को छोड़ता है, दोनों से ये इक्वल परसेंटेज का टैक्स वसूलता है, दोनों से ही ये इक्वल टैक्स वसूल करता है। सर एग्जांपल दो ना तब चीज समझ आए। अरे बिल्कुल दूंगा। अच्छा एक बात बताओ, पार्ले जी नाम सुना है? यस सर बिल्कुल सुना है। कुत्ते वाले बिस्किट? अरे नहीं भाई साहब, इंसान भी खाते हैं पार्ले जी। मैं इसे कुत्ते वाले ही बोलता हूँ, सच बता रहा हूँ। इवन मैं भी खुद भी खा लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट मैं इसको कभी पार्ले जी नहीं बोलता, मैं कुत्ते वाले बिस्किट ही बोलता हूँ, क्योंकि हमारे गली के कुत्ते ना पार्ले जी खाते हैं सारे, और मैं उन्हें खिलाता हूँ। ठीक है, तो मुझे पता है पार्ले जी कुत्ते वाले बिस्किट होता है, और कभी कभी पता है उनके साथ बैठ के मैं भी खाता हूँ। एक उनको डाला, एक खुद भी खाया। ठीक है, क्योंकि भाई उन्हें भी पसंद, मुझे भी पसंद है, उसमें क्या है, सबसे सस्ते हैं भाई 5 रुपए के। अब एक बात बताओ, पार्ले जी है, अब जैसे मेरे ऐसे गरीब इंसान ने खरीदा, मान लो 5 रुपए का पार्ले जी खरीदा, तो उस पर 1 रुपया जीएसटी दिया हुआ, क्योंकि इंक्लूसिव ऑफ टैक्स होता है। यस मैंने भी दिया। अच्छा मुकेश अंबानी भी अगर पार्ले जी खरीदे तो उनके लिए भी कितने रुपए का मिलेगा पार्ले जी? 5 रुपए का। तो क्या मुकेश अंबानी को भी 1 रुपया जीएसटी देना पड़ेगा? यस सर देना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, कहीं ना कहीं रिच और पुअर दोनों को एक तरीके से मारा जा रहा है। मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए था ना कि पुअर के लिए टैक्स का रेट कम हो, रिच के लिए ज्यादा हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो ऐसा टैक्स जहां पर रिच और पुअर दोनों से बराबर का टैक्स लिया जाता है, उस टैक्सेशन प्रणाली को हम नाम देते हैं रिग्रेसिव टैक्सेशन। क्या नाम देते हैं? रिग्रेसिव टैक्सेशन। बताओ, रिग्रेसिव टैक्सेशन समझ आए? तो रिग्रेसिव का मतलब क्या होता है? अग्रेसिव, मतलब गुस्से एकदम कुत्ते की तरह। कुत्ता चाहे कोई भी हो, मतलब मेरे कहने वाला कुत्ता चाहे किसी को भी काटे, चाहे वो लड़का हो लड़के, भाई साहब दोनों को दबा के काटता है, 14 इंजेक्शन दोनों के इक्वली लगाता है, वो भेदभाव नहीं देता लड़का या लड़की है। ठीक है, तो मेरी बात को समझ रहे हो? और लड़की ज्यादा क्यों चाहे करती है ना, चिल्लाती है, तो भाई साहब और डबल काटता है। ठीक है, तो बताओ रिग्रेसिव मतलब समझ आएगा कि मतलब काटेगा ही काटेगा, चाहे वो रिच या पुअर है, दोनों को बराबरी से काटेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव की। नाम से समझ आ रहा है प्रोग्रेसिव, कहीं ना कहीं टैक्सेशन क्या करता होगा, रिच पीपल्स के लिए जो परसेंटेज है वो ज्यादा रखता होगा, और जो पुअर पीपल्स है उनके लिए परसेंटेज कम रखता होगा, या रखता ही नहीं होगा। यानी एक ऐसा टैक्स जो कि इंसान की वर्थ देखकर, इंसान की इनकम देखकर उस पर टैक्स लगाता हो। अगर एक इंसान की कोई इनकम नहीं है तो कोई टैक्स नहीं है, थोड़ी ज्यादा इनकम है तो थोड़ा ज्यादा टैक्स है, और ज्यादा इनकम है तो और ज्यादा टैक्स है, खूब सारी करोड़ों में कमाई है तो उसका टैक्स भी थोड़ा सा ज्यादा होगा। ऐसे टैक्सेशन बोलते हैं प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? ये दुनिया आगे बढ़ती जा रही है। तो आगे तभी बढ़ेगी ना जब आप रिच और पुअर के बीच में कोई चीज भेदभाव करो। भेदभाव का मतलब है टैक्स को लेकर, कि रिच से टैक्स ज्यादा लोगे और पुअर से टैक्स कम लोगे, या लोगे ही नहीं। और ऐसी टैक्सेशन प्रणाली को क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव नेचर का बोलते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रोग्रेसिव नेचर में कौन सा हमारा टैक्स आता है? इनकम टैक्स आता है। क्या आता है हमारा? इनकम टैक्स आता है। इनकम टैक्स हमारा प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स होता है। और जो रिग्रेसिव नेचर का होता है ये होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। कौन से टैक्स होते हैं हमारे? इनडायरेक्ट टैक्स। ये हमेशा क्या होते हैं? रिग्रेसिव नेचर के होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे आपका कस्टम ड्यूटी आ रहेगा, इसमें क्या आ रहा है आपका? कस्टम ड्यूटी आ रहेगा, और आपका क्या रहेगा? आपका इनकम टैक्स आ रहेगा। तो ये हमेशा क्या रहते हैं? आपके रिग्रेसिव नेचर के होते हैं, बड़े ही अग्रेसिव होते हैं, बड़े ही गुस्सेल टाइप के होते हैं। ठीक है, जो हर किसी पर चार्ज किए जाते हैं। तो अब मैं आपको ना पहले रिग्रेसिव का तो एग्जांपल दे दिया, अब थोड़ा मैं आपको प्रोग्रेसिव का भी एग्जांपल देता हूं। वैसे आगे चल के मैं आपको डिटेल बताऊंगा ही बताऊंगा, बट अभी फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए एग्जांपल दूंगा तो ही मतलब मुझे खुद को अच्छा नहीं लगेगा जब तो मैं एग्जांपल ना दूं। ठीक है, चलो एग्जांपल लेकर हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है। अभी एक बेस बना है, अब थोड़ा डिटेल में समझेंगे इस चीज को। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ये एक पर्सन है, ठीक है, अब ये पर्सन क्या है, लेट सपोज इसकी जो एज है वो है 26 ईयर। क्या है इसकी एज? 26 ईयर है, 26 साल का ये है। अब इसने क्या किया, कुछ इनकम कमाई। मान लो उसने इनकम कमाई है, लेट सपोज उसने इनकम कमाई है अपने पास 12 लाख रुपए। कितने रुपए? 12 लाख रुपए। और गवर्नमेंट कह रही है अब आपको क्या देना पड़ेगा? इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो जानते हो हमारा इनकम टैक्स कितना ज्यादा अच्छा है, मतलब नो डाउट अच्छा है, लेकिन फिर भी हम नहीं देते टैक्स, क्योंकि पता है क्या होता है, सरकार उसको इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रोजेक्ट के लिए खर्च करने के लिए अपनी बैंक बैलेंस भरती रहती है, इसलिए हमें अच्छा नहीं लगता, बट फिर भी देना पड़ता है। क्या करें कि दिल है कि मानता ही नहीं। अब क्या है कि जो 26 साल का ये लड़का है, इसने 12 लाख रुपए कमाए साल के, चलो ठीक है, अब जरा इसका टैक्स निकालते हैं।
दोस्तों आज मैं आपको टैक्स निकालना सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। तो क्या होता है, इनकम टैक्स के अंदर स्लैब रेट होती है। क्या होती है? स्लैब रेट। अब आप कहोगे सर स्लैब रेट क्या होती है और फ्लैट रेट क्या होती है? देखो फ्लैट रेट का मतलब सिंपल सा होता है कि आप कितना भी कमाओ आपको 10% देना है, 5% देना है, 15% देना है, उसे बोलते हैं फ्लैट रेट। लेकिन इनकम टैक्स फ्लैट रेट से कम लगता है और स्लैब रेट से ज्यादा लगता है। तो स्लैब रेट में क्या होता है, स्लैब्स गिवन होती है। मैं आपको एक स्लैब बताता हूँ, ठीक है, जो इन जनरल सब पर लगता है कि अगर आप एक साल के अंदर 2.5 लाख रुपए कमाते हो, कितने रुपए कमाते हो एक साल के अंदर, पर एनम बता रहा हूं, ठीक है, 2.5 लाख कमाते हो, तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, यानी आपका टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी? नील आएगी। लेकिन अगर आपने 2.5 लाख 1 रुपए कमा लिया, यानी 1 रुपए भी एक्स्ट्रा कमा लिया, और कितने रुपए तक कमाए? 5 लाख रुपए तक कमाए, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 5%। कितना देना पड़ेगा? 5%। और यदि आपने 5 लाख 1 रुपए कमा लिया, यानी 5 लाख से 1 रुपए ज्यादा कमा लिया, और कितना कमाया? 10 लाख तक कमाया, तो आपकी टैक्स रेट होगा 20%। और अगर आपने 10 लाख 1 रुपए कमा लिया, यानी 10 लाख से 1 रुपए भी ज्यादा कमा लिया, और कितना भी कमा लिया, कितना भी इनफाइनाइट, तो उस पर टैक्स का रेट कितना होगा? 30%। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा सर ये प्रोग्रेसिव कैसे होगा? प्रोग्रेसिव ऐसे होगा, आप सोचिए, देखो अगर मेरी इनकम 2.5 लाख है तो क्या टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा। मेरी इनकम 5 लाख तक है तो रेट कितना होगा? 5%। मेरी इनकम 10 लाख तक है तो रेट कितना होगा? 20%। मेरी इनकम 10 लाख से भी ज्यादा है तो रेट कितना होगा? 30%। तो बताओ ये टैक्सेशन अच्छा है या नहीं है? जीएसटी की तरह होता तो जीएसटी की तरह क्या होता, पूरे 12 लाख पे पूरा टैक्स देना पड़ता, लेकिन अभी मुझे ऐसा नहीं देना पड़ेगा। अब मैं आपको और डिटेल में समझाने के लिए अब आपको बताता हूँ। पहले ये बताओ, ये रेट समझ आया कि इनकम टैक्स में किस तरह से रेट लगाया जाता है? सर आप ये सिर्फ एग्जांपल दे रहे हो या प्रैक्टिकली ऐसा होता है? दोस्तों प्रैक्टिकली ऐसा होता है। मैं कोई एग्जांपल दूंगा तो आपको बता दूंगा ना कि हाइपोथेटिकल है प्रैक्टिकल है। मेरे 99% एग्जांपल प्रैक्टिकल होते हैं, 1% हाइपोथेटिकल होते हैं, जिनको मैं पहले ही डिस्क्लेमर देके बता देता हूँ सिर्फ एग्जांपल है। लेकिन ये एग्जांपल प्लस रियल लाइफ है, ठीक है। रियल लाइफ में ऐसे ही टैक्स दिया जाता है, ये स्लैब रेट होती है। अब देखो बताओ 12 लाख वाली बच्चे की कितनी इनकम निकलेगी? चलो एक बार देखते हैं इनकम टैक्स कितना निकलेगा। हमने कहा भैया देखो 12 लाख है, ठीक है, ये लो 12 लाख, इसके हम कितने टुकड़े करेंगे? टुकड़ा नंबर 1, टुकड़ा नंबर 2, टुकड़ा नंबर 3, टुकड़ा नंबर 4, 4 टुकड़े करेंगे। चलो इसके 4 टुकड़े करते हैं, 1 2 3 4। आज मैं आपको बिल्कुल बच्चों की तरीके से समझाऊंगा जिससे आपको टैक्स ना कभी कोई दिक्कत ना करे। सर आप हमें क्या सीए बनाना चाहते हो? अरे नहीं दोस्तों, सीए नहीं बनाना चाहता, बट जब आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो टैक्स की नॉलेज तो होनी चाहिए ना। और हमारी बुकों में भी दे रखी है, बुक में तो सिर्फ एक पैराग्राफ दे रखा है, लेकिन मैं तो भैया अपने पास पूरी डिटेल बताऊंगा बच्चों को, ताकि मैं उनको बहुत अच्छी नॉलेज दे पाऊँ कि जिस दिन इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट हो तो वो हक से बोले कि हमें इंडियन इकोनॉमी का एक एक टॉपिक अच्छे से आता है। मेरी बात को समझो, मेरा यही मोटिव है, चाहे नंबर ऑफ वीडियो कितनी बन जाए। दोस्तों हम 200 का शतक मारने वाले, आपको पता है 200 रन क्रॉस करने वाले, डबल शतक मारने वाले हैं, ठीक है, कुछ ही दिनों के अंदर। चलिए 12 लाख की बात करते हैं। अब 12 लाख के हमने 4 टुकड़े किए। पहला टुकड़ा क्या था? 2.5 लाख। गवर्नमेंट से 12 लाख में से 2.5 लाख पर आपको टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। और कौन से ये 2.5 लाख है? पहले 2.5 लाख। यानी इन 2.5 लाख पे आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी? नील, यानी कोई भी आपको टैक्स नहीं देना, जीरो। लेकिन जो अगले 2.5 लाख से 5 लाख है, अच्छा मुझे एक बात बताओगे, जो अगले हमारे 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक है, इनका डिफरेंस कितना है? 5 लाख। यानी अगले जो अगले 2.5 लाख पे डिफरेंस कितना है? 2.5 लाख। इस 2.5 लाख पे जो 2.5 लाख से, देखो पहले 2.5 लाख तो माफ कर दिया ना, अगले 2.5 से 5 के बीच का डिफरेंस कितना है? 2.5 लाख। इस पर कितना टैक्स देना? 5%। तो इसका 5% निकाल लो, ये आपका आ जाएगा 12,500। कितना आ जाएगा? 12,500 आ जाएगा, ठीक है। सर आपको कैसे पता? आपने तो कैलकुलेट किया। दोस्तों डेली का काम है मेरा निकालना, क्योंकि हम क्या करते हैं, डेली आईटीआर वगैरह फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न लोगों की, इवन अपनी भी करते हैं, तो हमें पता होता है मल्टीप्लाई क्या आने वाला है, तो हमें तो ये चीजें रटी हुई हैं। इसके बाद क्या बोला? 5 लाख से लेकर 10 लाख तक, यानी अगर आपकी इनकम 5 लाख से लेकर 10 लाख है तो उसके बीच वाली इनकम का डिफरेंस कितना है? 5 लाख। यानी अगले 5 लाख रुपए पर कितना परसेंट है? 20%। तो इसका निकाल दो 20%, ये कितना आ जाएगा आपका? 1 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा? पूरा पूरा 1 लाख, ठीक है। 5 2 10, तो ये आपका आ गया 1 लाख रुपए, ठीक है। चलिए तो ये आ गया 1 लाख। अच्छा इसके बाद उसने टोटल कितने कमाए? 12 लाख। तो ये बताओ 10 लाख के ऊपर कितनी इनकम है? 10 लाख तक तो हम टैक्स कर चुके ना, पहले 2.5 लाख माफ, फिर अगले 2.5 लाख पे 5%, फिर अगले 5 लाख पे 20%। अब 10 लाख तक का हम टैक्स दे चुके हैं, लेकिन हमारी इनकम कितनी है? 12 लाख। तो कितने बचे? 2 लाख। तो कहा गया कि 10 लाख के ऊपर आप जितना भी कमाओगे, देखो साफ साफ लिखा है इनफाइनाइट, 10 लाख के ऊपर आप जितना भी कमाओ टैक्स रेट कितना होगा आपका? 30%। कितना होगा टैक्स रेट? 30% होगा। तो यानी 2 लाख कमाए हैं मैंने, मतलब 10 लाख के ऊपर कितने कमाए? सिर्फ 2 ही लाख तो कमाए ना, टोटल 12 हो गए। 10 लाख तक टैक्स दे चुका हूं, ये रहा। अब 2 लाख बचे, 2 लाख पे कितना देना पड़ेगा? 30%। यानी कितना आ जाएगा? ये 60,000 आ जाएगा। तो यानी उसका टैक्स बना 12,000 प्लस 1 लाख प्लस 60,000। इन तीनों को यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा? प्लस कर दिया जाएगा। तो तीनों प्लस करके 1,72,500 रुपए उसका क्या बन जाएगा? टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? उसकी टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी।
बताओ आपको समझ आएगी ये क्या किया मैंने। अच्छा अब आप खुद सोच कर बताओ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप रटो और मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर ये फ्लैट रेट होता, लेट सपोज, है नहीं ऐसा, मैं अब बोल रहा हूँ, देखो मैं बोल रहा हूँ कि हाँ ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि अब जो मैं बता रहा हूँ वो रियलिटी में नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि मान लो इस इनकम पर लगता है फ्लैट रेट, जैसे जीएसटी के अंदर फ्लैट रेट है, कितना भी करो आपको फ्लैट रेट देना पड़ेगा। मैंने कहा आपका फ्लैट रेट है 30%, कितना है 30%, तो इसने कितना कमाया 12 लाख। तो चलो भाई 12 लाख का 30% निकालो, 30/100, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका रहेगा 3,60,000। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें कोई हमें छूट मिली, नहीं मिली। जैसे जीएसटी है 12 लाख का गुड्स खरीदा तो पूरे 30% देने पड़ेंगे 3 साल, लेकिन इसमें देखो टैक्स कितना होना है 1,72,500, क्योंकि यहाँ पर हमने चीजों को स्लैब में डिवाइड कर दिया। अगर किसी की आमदनी 2.5 लाख से कम है उसे कोई टैक्स नहीं देना, और किसी की इनकम मान लो 4 लाख है तो वो किस में आ जाएगा, सिर्फ 5% वाले दायरे में, उसे सिर्फ 5% देना, पहले 2.5 लाख माफ हो जाएंगे, बाकी पे 5% देना पड़ेगा। तो बताओ ये वाला कौन सा नेचर का टैक्स है। अगर हम देखें तो ये हमारा रिग्रेसिव, रिग्रेसिव मतलब कितना भी कमाओ, 1 रुपए भी कमाओ टैक्स देना पड़ेगा, कितना 30%। और ये क्या आपका प्रोग्रेसिव, इसको मैंने प्रोग्रेसिव क्यों बोला, आई होप अब आप समझ गए होंगे क्यों। क्योंकि अगर आपने इसमें कोई इनकम नहीं कमाई, 2.5 लाख से कम कमाई तो कोई टैक्स नहीं देना, उसके ऊपर कमाई तो थोड़ा थोड़ा करके आपको टैक्स देना पड़ेगा, बट हम बराबर रेट चार्ज नहीं करेंगे। आप सोच के 2.5 लाख से नीचे कई सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनकी इनकम 2.5 लाख से कम होगी तो उनको टैक्स नहीं देना पड़ता। जो थोड़े से और अमीर है उनको थोड़ा सा देना पड़ता है, और अमीर है उनको 10% है, और जो ज्यादा अमीर है उनको 30%। तो बताओ ये अच्छा टैक्सेशन है या नहीं है। यस सर, ये बिल्कुल अच्छा टैक्सेशन है। इसीलिए इनकम टैक्स को किस में डाला गया, प्रोग्रेसिव नेचर के अंदर डाला गया, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के अंदर। बोलो आपको बात समझ आई है। मैंने इसीलिए एग्जांपल दिया ताकि आप समझ पाओ कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का रियल मतलब क्या होता है। प्रोग्रेस मतलब बढ़ोतरी करना। गवर्नमेंट की मेन काम सिर्फ वसूली करना ही नहीं है, गवर्नमेंट चाहती है वसूली उनसे की जाए जिनके पास पैसा ज्यादा है, और जिनके पास पैसा कम है उनसे हम वसूली नहीं करेंगे। इसीलिए इनकम टैक्स को प्रोग्रेसिव नेचर का बोला गया। अब मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ सारी चीज को, जिससे आपकी चीजें बिल्कुल दिमाग में स्टोर हो जाए। मैंने क्या पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है मेथड ऑफ टैक्सेशन की, टैक्सेशन में कौन कौन से मेथड होते हैं। तो हमारे पास ब्रॉडली 3 मेथड होते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, रिग्रेसिव टैक्सेशन और प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन बोलता है कि हम इस तरीके से टैक्स लाएंगे, गरीब पर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा अमीर है तो थोड़ा ज्यादा, थोड़ा और ज्यादा, और ज्यादा और ज्यादा, इस तरीके से हम टैक्स लेते हैं, जिसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। जबकि रिग्रेसिव टैक्सेशन क्या होती है, जिसमें रिच और पुअर कोई भी आएगा हम सभी से बराबर परसेंटेज लेंगे। अब हम बात करते हैं प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। बेसिकली प्रोपोर्शनल टैक्सेशन ये बोलता है कि ये वो टैक्सेशन है जो ना जिसके अंदर प्रोग्रेसिव का भी फीचर पाया जाएगा और रिग्रेसिव का भी फीचर पाया जाएगा, दोनों के दोनों फीचर पाए जाएंगे। सर कोई एग्जांपल दे पाओगे, नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि इंडिया में प्रोपोर्शनल टैक्सेशन लगता ही नहीं है। इंडिया में सिर्फ 2 ही लगते हैं, एक तो रिग्रेसिव और एक आपका प्रोग्रेसिव लगता है, 2 ही होते हैं सर। तो फिर प्रोपोर्शनल क्यों किया गया, क्योंकि इंटरनेशनल टैक्सेशन में कई ऐसी कंट्री जो प्रोपोर्शनल बेस पर टैक्स को कलेक्ट करती है। तो जस्ट आपकी नॉलेज के मैंने हिंट दे दिया, बाकी तो हमें 2 ही पढ़ने हैं अपने पास, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव पढ़ने हैं। बोलो क्लियर हो। चलो एक काम करते हैं, इस चीज को जो भी मैंने अभी आपको बताया इसको हम एक बार बुक से भी रीड कर लेते हैं, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। चलिए बात करते हैं मेथड ऑफ टैक्सेशन की, ठीक है। थोड़ा मैं इसको फोकस सही कर दूं। चलिए मेथड ऑफ टैक्सेशन क्या लिखा हुआ है, देयर आर 3 मेथड ऑफ टैक्सेशन। मैंने भी आपको बताया था वो 3 मेथड कौन कौन से। एक आपका देखो ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, दूसरा देखो आपका रिग्रेसिव है, और तीसरा आपका क्या है, प्रोपोर्शनेट टैक्सेशन है, ठीक है। चलिए एक बार थोड़ा थोड़ा इसमें से पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, क्या लिखा है इसमें, ये वो मेथड है जिसका रेट धीरे धीरे क्या रहता है, बढ़ता रहता है। जैसे जैसे आपका वॉल्यूम ऑफ इनकम क्या जाएगा, बढ़ता हो जाएगा, वैसे वैसे टैक्स बढ़ता रहेगा। जैसे इंडिया में इनकम टैक्स है वो अकॉर्डिंगली क्या होता है, बढ़ता और घटता रहता है, ठीक है। जो जितना ज्यादा कमाएगा उतना ज्यादा टैक्स देगा, और जो जितना कम कमाएगा उसको उतना ही कम टैक्स देना पड़ेगा। कौन बोलता है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन बोलती है। बात करते हैं रिग्रेसिव टैक्सेशन की। रिग्रेसिव टैक्सेशन जस्ट अपोजिट है किसके, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के। इसका मतलब क्या हुआ, ये बोलता है चाहे आप कोई भी हो, चाहे आपका वॉल्यूम कम हो चाहे आपका वॉल्यूम ज्यादा हो, हम आपके ऊपर जो टैक्स रेट लगाएंगे वो परमानेंट नेचर का लगाएंगे, यानी एक फिक्स रेट का लगाएंगे, जिसको बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्सेशन, जिसमें अमीर और गरीब में कोई भेदभाव नहीं देखा जाता, और इसका ज्यादा बर्डन गरीबों पर पड़ता है, अमीरों पे कम पड़ता है। तीसरा होता है प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। ये वो टैक्सेशन जिसमें ना तो हम अपने पास रिग्रेसिव लगाएंगे ना ही प्रोग्रेसिव, बल्कि दोनों का क्या लगाएंगे, मिक्सचर लगाएंगे। इसको मैं नहीं पढ़ा रहा क्योंकि मुझे पता है इंडिया के अंदर ये अप्लाई नहीं होता। क्लियर हुआ। चलिए तो अब आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आज की क्लास का जो हमारा टारगेट था मेथड ऑफ टैक्सेशन वो हमारा बिल्कुल
क्लियर हो जाता है। आई होप कि आपको रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव बिल्कुल समझ आएगा। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, वैसे क्लास हमारी खत्म होगी बट कुछ जानकारी दे दूं कि अगर ये जितने भी हैंड रिटन नोट्स है ना, जो भी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये वाले नोट्स हो गए जो मैंने लिखे हैं, इवन ये जो खुद के बनाए हुए हैं, अगर ये कोई भी नोट्स आप चाहते हैं तो इस पूरी बुक के, मैं ये नहीं कर खाली इस चैप्टर के, पूरी बुक के हमने फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स अपलोड कर रखे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और अगर इनकेस लिंक काम ना किया जाए ना, तो आप टेलीग्राम चैनल पे टाइप कर दो इकोनॉमिक्स इजी है, स्पेलिंग सही रखना, आपको हमारा चैनल का लोगो मिल जाएगा जो येलो कलर में लिखा हुआ है ना, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, वही लोगो आपको हमारे किस पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल में। कोई दूसरा चैनल ज्वाइन मत कर लेना, ठीक है। और उसको ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट सारे के सारे नोट्स मैं वहां प्रोवाइड कराता हूँ। और दोस्तों करंट अफेयर भी देख लिया करो, और करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस में कहाँ डालता हूँ, हमारे दूसरे चैनल जिसका नाम है इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स। तो जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसको उससे भी रिलेट करते हुए हमें चलना पड़ेगा, तभी हमारी नॉलेज इनहांस होगी, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतने, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।